बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज स्क्रीन पे आप जिनको मेरे साथ देख रहे हैं, ये पिछले 3 साल से हमारे एम्प्लॉय हैं टू बी कंसल्टेंट्स के। और आप लोग जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो आप मेरे साथ भी बात हो जाती है आपकी, और इनके साथ भी हो जाती है। तो इनके पास कुछ क्वेश्चंस थे। इन्होंने कहा सर बैक टू बैक लोगों के ये क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, तो हमें इनके आंसर बता दें डिटेल के साथ। तो इनको फिर मैंने कहा यार हम एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। तो अली, ये आपके क्या क्वेश्चंस हैं कि जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे? असलम व्यूअर्स, तो जो आप सवाल पूछते तो आज मौका मिला तो रज़ा भाई से हम पूछ लेते हैं ताकि आपको भी वीडियो के जरिए मिल जाए वो मालूमात। अच्छा रज़ा भाई, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जब वो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएं या बिजनेस बैंक स्टेटमेंट लगाएं, तो यहाँ दोनों ही हम लगाएं, इसका क्या सोल्यूशन है, इसे एक्सप्लेन करें। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा नॉर्मल है, सुनने को मिलता है कि क्या पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएं सिर्फ या फिर बिजनेस बैंक स्टेटमेंट लगाएं। तो इसका देखिए सोल्यूशन जो बेहतरीन होता है वो ये होता है कि पर्सनल और बिजनेस आप दोनों लगाएं और दोनों को मेंटेन करके लगाएं। ठीक। अच्छा, अभी डिफरेंस इनमें ये होता है कि देखिए पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो बिजनेस स्टेटमेंट होती है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब ये कि आपके बिजनेस अकाउंट में चाहे 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है ना, तो आप सिर्फ बिजनेस स्टेटमेंट लगा देंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बड़ा कोई 1% है कि शायद कोई वीज़ा मिल जाए, अदरवाइज वो रिजेक्ट ही होना है। उसकी रीज़न क्या है कि ये बिजनेस स्टेटमेंट कभी भी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ बैलेंस होना चाहिए या 50 लाख रुपये होना चाहिए। इमिग्रेशन देखती है आपकी स्टेबिलिटी, कि आप अपने कंट्री में कितने स्टेबल हैं, और आपकी स्टेबिलिटी को जो है वो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ने जाहिर करना है, बिजनेस स्टेटमेंट ने नहीं जाहिर करना। बाकी अगर आप अपनी बिजनेस स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो पर्सनल और बिजनेस स्टेटमेंट दोनों को यूज़ करें। उसकी रीज़न क्या होती है, देखिए पर्सनल स्टेटमेंट है उसके ज़रिए आप करते हैं अपने एक्सपेंस। जब आपके एक्सपेंस होते हैं तो इट्स मीन कि आप एम्बेसी को या इमिग्रेशन ऑफिसर को बता रहे हैं कि भाई मैं अपने बिजनेस में से इतनी, मैंने फॉर एग्जांपल एक बंदे के अकाउंट में जी बिजनेस अकाउंट में 1 करोड़ रुपये है, वो कहता है यार कि मैंने वो 1 करोड़ में से अब सेविंग उसने शो की है अपने पर्सनल अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपये। अब जो 20 से 25 लाख पर्सनल अकाउंट में सेविंग है ना, इट्स मीन ये बंदे की अपनी है। ये 20-25 लाख आपका ज़ाती है जो डूब नहीं सकता। जो बिज़नेस अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आज आपके हैं तो कल आपके डूब भी सकते हैं। बिज़नेस में अल्लाह ना करे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए पर्सनल स्टेटमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी इस चीज़ को दिया करें, पर्सनल स्टेटमेंट को कंपेरेटिवली बिजनेस स्टेटमेंट के। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपकी उसके ज़रिए आप अपने जो एक्सपेंस होते हैं, लाइक आप अपने इलेक्ट्रिसिटी आपके जो होते हैं बिल वगैरह होते हैं, या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, या जो ग्रॉसरी ख़रीदनी है, जो भी आपने ट्रांसैक्शन करनी है, कोशिश करें पर्सनल अकाउंट के ज़रिए यूज़ करें, पर्सनल अकाउंट के ज़रिए करें, ताकि आपकी लाइफ उसमें ज़ाहिर हो कि आप वाकई अपने पर्सनल अकाउंट में से सेविंग भी कर रहे हैं, एक्सपेंस भी कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों को ज़रूर यूज़ करें, तभी आपका विजिट वीज़ा अप्रूव होने के 99% चांसेस होंगे। अगर आप सिर्फ बिजनेस स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो फिर आपके 1% चांसेस होंगे, 99% आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। क्योंकि पर्सनल और बिजनेस दोनों, या तो बिजनेस स्टेटमेंट लगाएं ही ना, सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट लगाएं और कवर लेटर में लिख दें कि जी मैं अपने बिजनेस के और पर्सनल दोनों मामलात अपने एक ही अकाउंट से करता हूँ मैनेज। इट्स मीन कि आपका पर्सनल और बिजनेस अकाउंट एक ही है। जो पर्सनल अकाउंट करंट अकाउंट है आपका या पर्सनल अकाउंट है, उसी को मैं एज ए बिजनेस अकाउंट भी यूज़ करता हूँ, बिजनेस के मामलात के लिए भी, पर्सनल के लिए भी। कवर लेटर में ये लिख दें। अगर बिजनेस स्टेटमेंट लगानी है फिर पर्सनल स्टेटमेंट लाजमी साथ लगाएं, उसके बगैर अप्लाई ना करें, आपकी रिफ्यूज़ल होगी। रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका जर्मनी स्पेन का वीज़ा इसी वजह से रिफ्यूज़ हुआ है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बिजनेस की स्टेटमेंट लगाई थी, पर्सनल स्टेटमेंट उन्होंने लगाई ही नहीं। तो पर्सनल स्टेटमेंट ही आपकी बेसिकली वेल्थ को जाहिर करती है कि आप कंट्री में स्टेबल हैं। चलिए भाई, दूसरा सवाल ये है कि अपना हर शख्स का ड्रीम जो है ना इस टाइम यूरोप है, वो यूरोप जाना चाहते हैं, तो इसमें किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया जाए या कुछ मखसूस ममालिक का वीज़ा अप्लाई किया जाए? डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि अगर आप यूरोप आपकी डेस्टिनेशन है तो आप सबसे पहले ये चीज़ को माइंड में रखें कि किस कंट्री की वीज़ा रेशो पाकिस्तान में बेटर जा रही है, उसका वीज़ा अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि जिसका दिल किया आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया यूरोपियन मुल्क का। देखिए सबसे पहले कि किस कौन सा ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान में बेटर जा रही है, उनकी अपॉइंटमेंट मिलना उसकी आसान है, और वो उसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बेटर है। हर एम्बेसी, हर इमिग्रेशन जो होती है वो एक उनका टाइम पीरियड होता है जिसमें वो किसी कंट्री पे मेहरबान हो रहे होते हैं।
जैसे अभी रिसेंटली 6 से 7 महीने पहले स्पेन ने बड़े वीज़े इशू किए, चाहे किसी का स्टेटमेंट अच्छी थी नहीं थी अच्छी, उन्होंने इशू किए। अभी फ्रांस है, वो भी अभी फैमिली विजिट वीज़ा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, फैमिली विजिट बड़ी आसानी से मिल जाता है, आपका 20-25 लाख क्लोजिंग बैलेंस है तब भी। कनाडा ने बड़े वीज़ा इशू किए। तो इस तरह आपको देखना पड़ता है कि किसकी वीज़ा रेशो बेटर जा रही है। अभी आप किसी ऐसे कंट्री का अप्लाई करते हैं जिसकी वीज़ा रेशो बहुत बेकार जा रही हो या ज़्यादातर रिफ्यूज़ल जी आ रही हो, तो उसमें आपकी भी रिफ्यूज़ल आ जाएगी जहाँ पे इतने लोगों की आ रही है। तो अभी जो है आप नीदरलैंड का अप्लाई करें, जर्मनी का अप्लाई करें, स्पेन का अप्लाई करें, इटली का अप्लाई करें। तो ये कंट्रीज़ हैं कुछ जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बेटर जा रही है, अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। और वीज़ा रेशो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपॉइंटमेंट तो चले कुछ लेट भी मिल जाए, बंदा कर लेता है मैनेज, लेकिन वीज़ा रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल नीदरलैंड वीज़ा दे देता है, आपको स्पेन वीज़ा दे देता है, जर्मनी दे देता है। तो उसका ये है कि आप उस वीज़ा के ऊपर स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, पुर्तगाल भी जा सकते हैं। लोगों के माइंड में अभी जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो यही कहते हैं जी हमें पुर्तगाल जाना है। हम उनको कहते हैं यार आप नीदरलैंड का अप्लाई कर लें, आपको नीदरलैंड का मिल जाए। वो कहते हैं नहीं जी नीदरलैंड नहीं करना, हमने पुर्तगाल ही जाना है। तो उनको ये आइडिया नहीं है कि यार नीदरलैंड का वीज़ा लेने के बाद वो शेंजन स्टेट है, हम नीदरलैंड से आराम से पुर्तगाल जा सकते हैं। उसी वीज़ा के ऊपर शेंजन वीज़ा होगा, पुर्तगाल जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, असाइलम क्लेम कर लेंगे, वट जो भी आपका वहाँ पे माइंड थॉट है कि यार मैंने वहाँ पे जाके ये करना है। तो बेसिकली मकसद ये है कि शेंजन स्टेट में से आप ऐसे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसकी वीज़ा रेशो बेटर है। उसके बाद आप अपनी जो आपने माइंड बनाया हुआ है कि इटली जाके डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, पुर्तगाल जाके करने हैं, स्पेन करने हैं, जहाँ पे भी आपने सोचा हुआ है या जो भी आपका माइंड थॉट है वहाँ पे जाके करने का, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि मेन आपको शेंजन में पहले इंटर होना है। उसके लिए मैंने जो 3-4 कंट्रीज़ बताए हैं वो बेटर हैं फ़िलहाल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या वो इमिग्रेशन रिक्वायर्ड करती है कि अपना ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए? क्या ये वीज़ा हासिल करने में लाजम है? यार ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना, ये कोई अगर आप ये सोचें ना कि जी ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये इमिग्रेशन कहते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, तो ये सब झूठ है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी प्रोफाइल को बूस्टअप करती है, एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होती है, लेकिन इट्स नॉट मीन कि ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास नहीं है आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका इतना बजट है, तो फिर आप ज़रूर पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। 3-4 ममालिक के बाद आप यूरोप, कनाडा वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आप अप्लाई नहीं करें या वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को फ्रेश पासपोर्ट भी मिलता है। अगर आपकी प्रोफाइल मेंटेन्ड है, प्रॉपर मेंटेन है, तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिल सकता है। अगर आपका बजट है और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर को 2-3 ममालिक घूम लें और फिर अपना ट्रैवल हिस्ट्री जो है, मेरे ख्याल में ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री की मुझे नहीं लगता इतनी कोई ख़ास ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है? प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 3 से 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसको मेंटेन करें। आप किसी से मशवरा कर लें, किसी से एडवाइस ले लें। और दूसरी चीज़ आपका सोर्स ऑफ इनकम, जो स्टेटमेंट बन रही है, आपका पैसा बन रहा है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है, बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट। ऐसा ना हो कि आपकी मतलब आपने शो किया जी कि आप एक छोटा सा स्टोर है और ट्रांसैक्शंस आपकी लाखों रुपए में, तो ये भी आपस में कम्युनिकेट नहीं होगी। ना ही ऐसा करना है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस शो कर दें, ट्रांसैक्शंस आपकी हज़ारों लाखों में हो, तो ये भी इस तरह आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करे। और तीसरी चीज़ आपकी एंट्री एंड टैक्स रिटर्न्स, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। और फिर चौथा आपका ट्रैवल प्लान और कवर लेटर। लोग क्या करते हैं, पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं वीज़ा और 15-15 दिन का ट्रैवल प्लान दे देते हैं, 20-20 दिन का। जितना आपने ट्रैवल प्लान ज़्यादा रखना है, आपको उतना ही ज़्यादा बैलेंस शो करना पड़ेगा। जितना ट्रैवल प्लान कम रखेंगे, उतना ही आपको कम बैलेंस शो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम को 5 से 6 दिन का ट्रैवल प्लान दें, इससे ज़्यादा ना दें। और कवर लेटर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि AI जनरेटेड कवर लेटर जो होते हैं, या फिर कुछ कंसल्टेंट होते हैं कि कवर लेटर पकड़ के वो हर फाइल के साथ लगाए जा रहे होते हैं, तो उसमें फिर रिजेक्शन ही आनी है कि वीज़ा ऑफिसर के सामने जब एक ही तरह के कवर लेटर बार बार आ रहे हैं, उसको समझ आ गई है कि ये बंदे खुद नहीं अप्लाई कर रहे। ये एक मतलब फिक्स एक बंदा इन्होंने किया हुआ है जो बार बार एक ही कवर लेटर को बार बार यूज़ कर रहा है। तो कवर लेटर आपका प्रॉपर कस्टमाइज होना चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक दूसरे की गवाही दें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, मैच करें, फिर ही आपको वीज़ा मिलता है। और यही 4 चीज़ें हैं, इनको इम्प्रूव कर लें। बाकी FRC ये सारे डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये मेन इंपॉर्टेंट जो 4 ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये जो बंदा आपकी ये मेंटेन कर सकता है, प्लानिंग ज़रूरी है।
प्लानिंग करें तो वीज़ा मिल जाता है, प्लानिंग के बगैर इसी तरह अप्लाई करेंगे वीज़ा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एडिशनली मैं कुछ आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए क्या करते हैं। हम आपके लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में से करवाना चाह रहे हैं, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूके वगैरह, इनका विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, जॉब्स हंटिंग करवाना चाह रहे हैं, इसमें हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जो प्रोफाइल है या फाइल है वो हमें सेंड कर सकते हैं। उस फाइल की हम असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। अगर हमें लग रहा होगा यार 80 से 90% चांसेस हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, फिर हम आपका केस जो है वो फाइल करते हैं। अगर हमें लगे कि यार कोई 50-60% ही है, 40%, 45% आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं, फिर हम आपका वीज़ा प्रोसीड नहीं करते। इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से आपके लिए ये है कि जुलाई के महीने में आपकी असेसमेंट फ्री है। आप हमारे ऑफिस आके या फिर ऑनलाइन इवन के आप करवाना चाहें तो आप अपनी जो फाइल की असेसमेंट है वो फ्री करवा सकते हैं। जुलाई के बाद उसके ऑब्वियसली चार्जेस होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो जुलाई का महीना है इसमें आपकी विदाउट चार्जेस असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट करने से मुराद ये होता है कि हम देखते हैं आपकी फ़ाइल ठीक है कि नहीं। अगर वो फ़ाइल ठीक ना हो तो फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। हम आपको बताते हैं कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक करने वाला है, कहाँ से ठीक करना है, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती है। उसके बाद आपकी जब फाइल पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसके बाद हम उसको वीज़ा के लिए प्रोसीड करते हैं। आप फैसलाबाद में अपॉइंटमेंट लेके हमसे आ सकते हैं और ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें और फैसलाबाद आ जाएं। अपॉइंटमेंट भी फ़िलहाल फ्री है। आप मेरे साथ बैठ के 1-on-1 डिस्कशन करके अपनी फ़ाइल के असेसमेंट करवा सकते हैं। फ्री असेसमेंट है फ़िलहाल। इसके अलावा हमारी सर्विसेज में NTN टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको लेटर चाहिए, वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवानी है, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो ये सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं। आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं और इसके अलावा आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है अली भाई के साथ आप लोगों को भी ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर मिल चुके होंगे। अगर फर्दर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को आपको मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।